तो ये 28 अरब रुपए से ज़ायद का सूबाई बजट है जो इस वक्त हायर एजुकेशन के ऊपर इंशाल्लाह इस साल स्पेंड होगा। पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम आ रहा है तकरीबन 6 बिलियन रुपीस से। यहाँ की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप ऐसे दिए जाते हैं। और फिर भी कल मेरे पास इंडोनेशिया के एम्बेसडर आए हुए थे, वो कह रहे थे कि हम भी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, 500 स्कॉलरशिप पूरी दुनिया के बच्चों को। फैकल्टी के प्रोफाइल्स को देखें, बहुत से प्रोफेसर जो हैं वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे होते हैं कि आप आएँ और इसमें हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करें और हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो इसके अंदर ये भी है कि फुल एक स्कॉलरशिप होती है जिसमें आपका रेजिडेंस, फूड्स वगैरह ये सारा कुछ होता है? नहीं, हम सभी कुछ उसमें शामिल है। उसमें ट्रैवल भी है, उसमें उनकी ट्यूशन फी भी है, उसमें उसकी लिविंग भी, जॉब भी, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है। आपकी यूनिवर्सिटी इसमें क्या है? इसमें एक यूनिवर्सिटी है, अभी ये माल रोड के ऊपर अगर जाएं तो इसके ऊपर इसकी बिल्डिंग है। अच्छा। और ये पहले कुरान बोर्ड की बिल्डिंग होती थी, उसमें ये यूनिवर्सिटी बनाई गई। लेकिन अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मलिक। आज बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है और डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एजुकेशन जो है वो जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो पेरेंट्स यही कहते हैं कि यार इसका एडमिशन करवाना है। जब थोड़ा सा और बड़ा होता है, जब मैट्रिक कर लेता है तो फिर पेरेंट्स का होता है कि या किसी को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है। और कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं वो स्कॉलरशिप की तरफ जाते हैं। आज हम सारे सवालों का जवाब लेंगे और पूछेंगे, हम PHC के बारे में आज बात करेंगे कि ये इदारा बेसिकली किस लिए काम करता है और इन सारे जो राज हैं वो हम खुद नहीं बताएंगे, इसके बारे में सवालात पूछेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं चेयरमैन शाहिद मुनीर साहब, उनसे जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। अच्छा सर जी, मुझे ये बताएं कि HSC के होने के बाद हमें PHC की क्या ज़रूरत पड़ी है? PHEC या सूबाई हायर एजुकेशन कमीशंस पंजाब और सिंध में बने और ये 18वीं तरमीम के बाद बने, जब ये सब्जेक्ट जो हायर एजुकेशन का डिवॉल्व कर दिया गया तो ये सूबाई कमीशंस बने ताकि वो अपने सूबों में मेयार तालीम को बुलंद कर सकें और तालीम तक लोगों की रसाई को बढ़ा सकें। ये इसके दो बुनियादी काम हैं कि एक्सेसिबिलिटी टू हायर एजुकेशन बढ़ाई जाए और जो तालीम के मेयारात हैं उनको बढ़ाया जा सके। तो ये दो टास्क ऐसे हैं जिसके लिए सूबाई ये सूबों को मुंतकिल किया गया, सूबों में फिर हायर एजुकेशन मिनिस्टर आए, कमीशंस आए और वो इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं कि ये दोनों टास्क जो हैं वो अचीव किए जा सकें। अच्छा बताएं, हमारी एजुकेशन, जब एजुकेशन की बात आती है, हेल्थ की बात आती है तो हेल्थ पे हमारा बजट ज़्यादा होता है, एजुकेशन पे हम बजट ही नहीं लगाते। तो ये दफ़ा क्या बजट था पाकिस्तान का? अच्छा, जो हायर एजुकेशन का हमारे पास सूबे में बजट है उसमें कुछ स्कीमें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो इस वक्त है, और एक अच्छा बजट है इस वक्त जो गवर्नमेंट ने, न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने दिया है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने CM पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम आ रहा है तकरीबन 6 बिलियन रुपीस से। और इसी तरह इस साल अंडर ग्रेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारे PHEC के ज़रिए से एग्जीक्यूट होगा। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का और ये जो है 2.5 बिलियन रुपीस का एक, जिसमें 25,000 स्कॉलरशिप्स हैं। फिर नेशनल एक मरी यूनिवर्सिटी के लिए जो है 500 मिलियन रखे गए हैं। फिर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं 21 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो चल रहे हैं, उनके लिए 4,870 मिलियन, तकरीबन 4.8 बिलियन रुपीस जो हैं उनके लिए हैं। फिर कॉलेजेस के अंदर जो हमारी नई इसकी ऑनगोइंग एंड न्यू स्कीम्स के लिए 3.12 बिलियन है। तो ये टोटल 17 बिलियन रुपीस तो ये हैं। इसके अलावा हमारी जो रिकरिंग ग्रांट्स हैं यानी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो 34 यूनिवर्सिटीज़ जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं उनके लिए 3.8 बिलियन, 3,860 मिलियन है। ब्लॉक एलोकेशन रखी गई है जो हम डिसाइड करेंगे, HED डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ खर्चना है, वो 2.8 बिलियन है। फिर जो है रिकरिंग ग्रांट 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, एक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, इसी तरह दूसरी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए 299.8 मिलियन रुपीज़ हैं रिकरिंग ग्रांट्स। जो कि हमारी वेटनरी एंड लाइफ स्टॉक की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए 104 मिलियन का बजट है। फिर 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ है, उन यूनिवर्सिटी के लिए 692.75 मिलियन। फिर रिकरिंग ग्रांट जो है वो हमारी ख़ातमुन नबीयीन एक औक़ाफ़ की नई यूनिवर्सिटी है, उसके लिए 163 मिलियन का बजट
रखा गया है। इस तरह रिकरिंग ग्रांट 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास मेडिकल की, हेल्थ की, और उनके लिए 2.9 बिलियन रुपीस रखे गए हैं। ये कोई 10.88 बिलियन है। इनको हम मिलाएं फिर PHEC सेक्रेटेरिएट के लिए 347 मिलियन है, तो ये 28 अरब रुपए से ज़ायद का सूबाई बजट है जो इस वक्त हायर एजुकेशन के ऊपर इंशाल्लाह इस साल स्पेंड होगा। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना, जैसे आपने औकाफ की बात की है, ये मेरे लिए कुछ नया था कि औकाफ की यूनिवर्सिटी, इसमें क्या है? इसमें एक यूनिवर्सिटी है, अभी ये माल रोड के ऊपर अगर जाएं तो इसके ऊपर इसकी बिल्डिंग है। अच्छा। और ये पहले एक कुरान बोर्ड की बिल्डिंग होती थी, उसमें ये यूनिवर्सिटी बनाई गई, लेकिन अभी इसमें ना तो कोई स्टूडेंट्स हैं ना अभी वाइस चांसलर आए हैं। पहले एक वाइस चांसलर इसमें लगाए गए थे टेम्परेरीली, 6 महीने उन्होंने काम किया था। अब इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर एक परमानेंट वाइस चांसलर भी गवर्नमेंट जो है वो करेगी अपॉइंट, और उसके बाद इसमें फिर जो है काम इंशाल्लाह शुरू होगा। वैसे आपने वाइस चांसलर की बात की, मैं वैसे नाज़रीन को बताती जाऊँ कि बहुत सी यूनिवर्सिटियों में आजकल शॉर्टेज हुई है। जी जी। ये इसकी वजह क्या है? वीसी जो है यूनिवर्सिटियाँ कैसे वो ऑपरेट कर रहा है? देखें, ये यूनिवर्सिटीज खाली नहीं रहनी थी वाइस चांसलर्स के बगैर। हुआ ये था कि पिछला पूरा जो 1 साल था वो एक गवर्नमेंट थी हमारे पास जो जिसको आप वो परमानेंट नहीं थी, जिसको आप अबूरी हुकूमत कह सकते हैं। तो अबूरी हुकूमत ने भी पूरी कोशिश की कि वाइस चांसलर जो हैं वो लगाए जाएं, लेकिन लोग जो हैं वो फिर लिटिगेशन में गए और अदालतों ने इसको रोक दिया कि आप ये नहीं लगा सकते क्योंकि आप एक अबूरी गवर्नमेंट हैं और ये स्ट्रेटेजिक नौइयत की अपॉइंटमेंट्स हैं। तो मौजूदा हुकूमत ने आते ही इसके ऊपर काम किया। अभी 27 तारीख को यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट के लिए इसी महीने की 27 तारीख को इंटरव्यूज जो हैं स्टार्ट होने जा रहे हैं। अच्छा, और ये जो एक यूनिवर्सिटी औकाफ की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जी, एक यूनिवर्सिटी है, न्यू यूनिवर्सिटी है। न्यू यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा और अभी कोई? जी, और औकाफ की एक ही यूनिवर्सिटी। ओके, अभी ये बताएं कि बच्चे जो स्कॉलरशिप के लिए जो बच्चे देख रहे हैं, स्कॉलरशिप का जो होता है, पेरेंट्स का ये होता है कि हमारी जो आजकल आपको पता है हालात कैसे हैं, और बच्चे को पढ़ने का अगर शौक है, वो इंटरनेशनल मीन के बाहर जाना चाहता है, तो वो किस वेबसाइट पे जो है वो पाकिस्तान की ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहाँ जाके वो स्कॉलरशिप देखे और वहाँ अप्लाई करे इंटरनेशनल? एक तो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने रहनुमाई मरकज़ के नाम से एक यहाँ पे एक पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है। अच्छा। हमारी वेबसाइट के ऊपर इसका लिंक है। उसको अगर आप क्लिक करेंगी तो उसमें पूरी दुनिया में जहाँ जो भी स्कॉलरशिप ऑफर हो रहा है, जो कि इस वक्त जिसकी डेट नहीं गुजरी हुई, वो फ्लैश कर रहा है। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो दुनिया की वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ का स्कॉलरशिप है, और उसका फॉर्म खुल जाएगा, उसके ज़रिए से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एडवाइस करता हूँ कि जैसे याहू स्कॉलरशिप नेटवर्क्स हैं सोशल मीडिया के, वो आपको अलर्ट आने शुरू हो जाते हैं। फिर आपको बच्चों को चाहिए कि वो टारगेट करें कि वो दुनिया की QS रैंकिंग में जाएं और देखें कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, और उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनकी वेबसाइट्स पे देखें वो भी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही होती हैं। अच्छा, उसकी फैकल्टी के प्रोफाइल्स को देखें। अच्छा। बहुत से प्रोफेसर जो हैं वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे होते हैं। अच्छा। कि आप आएँ और इसमें हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करें और हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो इस तरह बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया भर में। मैं देखता हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं और चाइनीज़ स्टूडेंट्स जो हैं इनको बहुत ज़्यादा अवेल करते हैं। फिर हमारे पाकिस्तान में बहुत से मुल्कों के सफारत खाने हैं, जैसे सऊदी अरेबिया के हैं। अभी कल मेरे पास इंडोनेशिया के एम्बेसडर आए हुए थे, वो कह रहे थे कि हम भी स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, 500 स्कॉलरशिप पूरी दुनिया के बच्चों को। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमारे पास इंडोनेशिया भी आ सकते हैं। तो ये आपको विजिलेंट रहना चाहिए, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ इन टच रहना चाहिए, उनकी वेबसाइट्स को विजिट करते रहना चाहिए, वहाँ से भी आपको स्कॉलरशिप की मदद मिलती है। अच्छा, इसमें जो ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स हैं वो कौन से डिपार्टमेंट्स की ज़्यादा होती हैं या ओवरऑल है? देखिए, कुछ हॉट एरियाज़ हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे रोबोटिक्स है, जैसे डेटा साइंसेज है, जैसे बायो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजीज हैं। तो जो मॉडर्न साइंसेज के हैं उसमें स्कॉलरशिप ज़्यादा है। अच्छा, इसमें ज़्यादा। अच्छा, मुझे बताएं, फैकल्टी जैसे स्टूडेंट्स के साथ होता है उनकी भी स्कॉलरशिप्स होती हैं? जो उनके स्कॉलरशिप्स हैं उनको पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन सूबे में डील करता है। हमारे एक बड़ी अच्छी स्कीम है जिसको हम कहते हैं पोस्ट डॉक्टरेट स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें हम 1 साल के लिए अपनी टीचिंग फैकल्टी को, चाहे वो हमारे सरकारी कॉलेजेस के टीचर्स हों या हमारी यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स हों, उनको हम पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए भेजते हैं, ताकि जो नॉलेज उन्होंने ले रखा है, जो PhD उन्होंने 5 साल 10 साल पहले की थी, अब नॉलेज जो है उससे बहुत आगे अपग्रेड हो चुका है, वो जाएं बाहर और बाहर जाके दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी से अपने नॉलेज को अपग्रेड करके आएँ। तो एक तो सहूलत हम उनके लिए रखी है। फिर हम उन्हीं असातिज़ा को हम 6 से 8 महीने की एक
हमारी इरसफ स्कीम है, ये फॉरेन ट्रेनिंग की स्कीम है। इसमें भी हम उन्हें भेजते हैं कि वो जाएं और बाहर जाके रिसर्च करके आएँ, कोई ट्रेनिंग लेके आएँ। इसको हम देख रहे हैं, माजी में हम PhD स्कीम भी हमने रखी थी और उसके तहत भी हमारे लोग गए थे, और वो फिर हमने एक स्प्लिट PhD प्रोग्राम भी हमने चलाया था। अच्छा। जिसमें कुछ काम यहाँ था और कुछ काम बाहर था। ये भी सक्सेसफुली हमने जो स्कीम है वो कंप्लीट की है, और हमारे असातिज़ा जितने भी गए हैं 100% वो वापस आए हैं। ये हमारी सक्सेस PHEC की ये है कि हमारा कोई पैसा जो है पब्लिक मनी वो ज़ाया नहीं गया। तो ये स्कॉलरशिप्स फेलिबिलिटी के लिए तो बहुत अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं जो हमने। शायद साहब ये आपने जैसे कहा कि हमने जितने बच्चे बेचे या टीचर्स भेजे वो वापस आए, कभी ऐसे हुआ कि स्टूडेंट्स गए और वहाँ जाके सेटल हो गए? अच्छा, ये स्टूडेंट्स का तो जाते हैं PEEF के, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड एक स्कीम है। अच्छा। उसमें तहत स्टूडेंट्स वगैरह को फॉरेन स्कॉलरशिप मिलते हैं कि कोई भी पब्लिक में से स्टूडेंट है वो बाहर जा सकता है। और फेडरल HEC ने बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स दी हैं, हमसे कई गुना ज़्यादा स्कॉलरशिप्स उन्होंने दी हैं, फैकल्टी को दी हैं, और माशाल्लाह उनका भी जो रेट ऑफ रिटर्न है मेरी मालूमात के मुताबिक वो 94% के करीब, बहुत ही अच्छा रेट है उनका भी। ठीक हो गया। जो स्टूडेंट वापस नहीं आते उनके खिलाफ पर लीगल प्रोसीडिंग्स चलती हैं। वो एक बॉन्ड फिल करके गए होते हैं। अच्छा। और वो हमारे साथ एक सिक्योरिटी बॉन्ड फिल किया होता है। बहुत से लोग अपने वो पैसे वापस करते हैं। अच्छा। ये होता है कि आपने वापस आना है और इतने साल सर्व करना है, तो वो अंडर एक एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट जाते हैं। अच्छा, वो आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट वहाँ सेटल हो गया तो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पैसा जी लगाया जी बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसे नहीं है कि नहीं, वैसा नहीं होगा। उन मुल्कों को हम लिख देते हैं कि इनके जो पासपोर्ट्स हैं इनको करें, और वहाँ वो करने पड़ते हैं उन्हें। और इसमें कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तो नहीं होती? इनकी अच्छी कंट्रीज होती हैं जो स्कॉलरशिप। थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं होते, हमने सिलेक्टेड कंट्रीज करते थे, और हमने ये लिखा होता है कि दुनिया की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप ऐसे दिए जाते हैं। और फिर उसकी एक बहुत ज़बरदस्त स्क्रूटनी की जाती है। बहुत से वाइस चांसलर्स के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी होती है जो ये इंटरव्यू करती है कि ये जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर रिसर्च करने जा रहा है ये आज के ज़माने की रिसर्च के साथ कितना रेलेवेंट है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ कितना रेलेवेंट है, ये पाकिस्तान ये करके अगर वापस आएगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर वो उनको दी जाती है ऑन कम्पेटिटिव ग्राउंड्स। और इसके अंदर ये भी है कि फुल एक स्कॉलरशिप होती है जिसमें आपका रेजिडेंस, फूड्स वगैरह ये सारे कुछ होता है? नहीं, हम सभी कुछ उसमें शामिल है। उसमें ट्रैवल भी है, उसमें उनकी ट्यूशन फी भी है, उसमें उसकी लिविंग भी है। जॉब भी, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है जी। वो यहाँ से स्टडी लीव पे जाते हैं। ओके, ठीक है। अगर वो जॉब उसने करनी है तो वो वहाँ जाके तो वो उनके मुल्की कवानीन, उस यूनिवर्सिटी में आमतौर पे जैसे इंग्लैंड में हम PhD करने गए थे तो वो एक हफ्ते में वो कहते थे कि आप इतने घंटे 10 घंटे 15 घंटे आप काम कर सकते हैं। लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि PhD एक ऐसी फुल टाइम डिग्री है कि इसमें आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप जॉब करेंगे तो आप डी-ट्रैक होंगे और आप इन टाइम अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मेरा और है ये कि हम जब पेपर्स वगैरह तो ये अलग बात है, अब हम बच्चे देखते हैं, जैसे मैं खुद मैथ कम्युनिकेशन किया, मास्टर किया। अब मैं जब यूनिवर्सिटी में थी मैं कहती थी मैं एंकर बनूंगी, मैं ये करूंगी, और बन भी गई। लेकिन तब हम जब फील्ड में निकले तो हमारी डिग्रियां उन्होंने देखा, उन्होंने कहा डिग्रियों की ज़रूरत नहीं आपके पास, तो स्किल्स नहीं। ठीक है। PhD स्किल्स का डिग्रीज के साथ PhD ये क्यों नहीं कहते कि आपको एक स्किल भी डेवलप करनी चाहिए कि बच्चों को अगर वो मार्केट में जाते हैं तो उनके पास स्किल्स भी तो हों? जी बिल्कुल। हमारा ये एम है और हमारा ये फर्ज है कि हम स्किलफुल एंड एम्प्लॉयबल यूथ पैदा करें। एग्जैक्टली। ठीक है। और इसके लिए हमारी एक स्ट्रेटजी है, एक हिकमत अमली है। उसके लिए मतलब ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़े लीडर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनको जमा किया जाए, उनकी कॉन्फ्रेंस की जाए, उनकी ट्रेनिंग्स की जाए। और हमने ये तीनों काम किए। हमने उनकी कॉन्फ्रेंसेस भी की, हमने उनकी ट्रेनिंग्स भी की, और उसमें हमने उनको ये बताने की कोशिश की है, ये ट्रेनिंग देने की कोशिश की है कि दुनिया में आने वाले दौर में किस नौइयत की जॉब मार्केट बन रही है दुनिया में ग्लोबल, और पाकिस्तान में जॉब मार्केट किस तरह से बनेगी। उसमें हमने उन्हें इस चीज़ पे सेंसिटाइज किया है कि वो इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस प्रोफेशनल्स को अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में शामिल करें ताकि मार्केट नीड बेस्ड करिकुला जो है वो डेवलप हो। वो आपको बताएंगे कि कैसा करिकुला चाहिए। फिर दूसरी बात हमने ये किया कि उन्हें कहा है कि IT एम्बेडेड करिकुला आप बनाएंगे। और तीसरी बात ये हमने किया कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं और डिग्री प्रोग्राम शुरू करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक्स में, डेटा साइंसेस में, एनिमेशंस में, गेमिंग्स में, साइबर सिक्योरिटी में, जिसकी ज़्यादा से जॉब मार्केट में डिमांड है। जैसे कि जर्मनी में है, वो बहुत ज़्यादा IT की डिमांड है। इसके अलावा भी
इसके अलावा भी फिर ये है कि जो स्किल्स हैं, जैसे अब हम उनको इस तरफ, अब मैंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी यहाँ कमीशन में और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। अब हम इसके ऊपर वाइस चांसलर को सेंसिटाइज करने लगे हैं। ओके, अगर वो अपने एकेडमिक काउंसिल्स में जाएं और ये देखें कि अगर कोसेरा और गूगल के जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, अगर इनको हम अपने फाइनल सेमेस्टर में या 7th सेमेस्टर में शामिल करें और इनको क्रेडिट्स दें, तो वो इंटरनेशनली स्किलफुल माने जाएंगे और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह रोजगार सेंटर्स हैं, वो पंजाब की तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में खोले गए हैं पब्लिक सेक्टर में। वहाँ से बच्चों को कॉमर्स और इसकी ट्रेनिंग और तरबियत दी जा रही है। इसी तरह समर बूट कैंप्स जो हैं उनका इनेकाद किया जा रहा है ताकि उनको स्किल्स जो हैं वो इम्पार्ट किए जा सकें। और इसी तरह आप देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, नेवटेक, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी हैवी फंडिंग की है और उनको आप देखेंगे उनके दर्जन से जायद जो है प्रोग्राम्स आप अखबारों में देखेंगे डिजी स्किल्स के नाम से वो आ रहे हैं और गवर्नमेंट उनके अखराजात उठा रही है ताकि बच्चे वो डिजिटल स्किल्स सीखें और एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़े। इसी तरीके से डिजी स्किल्स के नाम से एक अदारा गवर्नमेंट ने बना रखा है, वो इसको इम्पार्ट कर रहा है। तो एफर्ट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटियाँ भी कर रही हैं, गवर्नमेंट के टेफ्टास भी कर रहे हैं, नेवटेक भी कर रहा है, डिजी स्किल्स भी कर रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है ताकि हमारी जो यूथ है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तानी मार्केट में बढ़ाई जा सके। हम इसके ये नहीं कर सकते कैसे बच्चा एक डिग्री कर रहा है उसके अंदर एक कोर्स ऐसा रखते हैं कि ये स्किल होगी तो डिग्री मिलेगी आपको? जी, वो मैंने ये अर्ज किया कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि जो सर्टिफिकेशंस हैं इनको क्रेडिट देने का मतलब ये है कि इनको मॉड्यूल बना दें। एग्जैक्टली, ठीक है ना, हम ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि ऐसा कर दिया जाए तो इनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कैसे कि आगे आने वाला दौर जो है वो आईटी का है और आईटी जो है हमारे मुल्क में ऐसा क्यों होता है कि 5 साल जो होता है एक लहर चलती है, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, उससे 5 अगले साल जो होता है वो कॉमर्स में चले जाते हैं, वो बैंकिंग में सेक्टर में चले। हम ऐसा क्यों नहीं एक बनाते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक ही रास्ते पे चलें और हम उसको तैयार किए? अच्छा, ये आप बात ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हमारे यहाँ फुकदान तो है, लेकिन इसमें आप हमें इतना ज़्यादा ब्लेम हमारे इदारों को आप इसलिए नहीं कर सकती कि दुनिया में जॉब मार्केट जिस तरीके से जिस तेज़ी से बदली है ये सोचा नहीं जा सकता था। और जो इल्म है, पूरा इल्म जो है इंसानी तारीख का, पहले ट्रेडिशनल इल्म थे जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, पिछले 50-70 साल से ये बड़ी हॉट डिग्रीज थी। और इसी तरीके से हम कह रहे थे कि MBBS डॉक्टर्स हैं, बड़ी हॉट डिग्रीज हैं। तो वक्त के साथ साथ एकदम ऐसा पलटा खाया है कि अब एक नया, पहले तो कंप्यूटर साइंसेज आया, फिर IT आया, टेलीकम्युनिकेशंस आए, फिर उसके बाद एकदम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई और फिर वो हर फील्ड के साथ इंटीग्रेट हो गई। यानी वो ऐसे नहीं कि अपने डोमेन में एक डिग्री है, वो जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी के साथ भी इंटीग्रेट हो गई, वो बायोटेक्नोलॉजी के साथ भी इंटीग्रेट हो गई, वो केमिस्ट्री के साथ भी इंटीग्रेट हो गई, वो दुनिया के हर फील्ड के साथ इंटीग्रेट हुई। तो उससे फिर एक्सपोनेंशियली उस एरिया में अंदर डिमांड बढ़ी और उस डिमांड में हम इसलिए पीछे रह गए कि हमारे पास तो उन फील्ड्स के जो थे फैकल्टी थी वो अवेलेबल ही नहीं थी। तो हमें पहले तो फैकल्टी उसके लिए बनानी है, PhDs करनी है, फिर उसके इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, फिर उसमें चलना है। तो वो इतनी रैपिड चेंज है कि हमें बहुत ज़्यादा गियर अप करना पड़ रहा है कि हम ज़माने के साथ चलें, इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक अपनी यूथ को प्रिपेयर करें। गवर्नमेंट को बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं, तो ये उसकी एक ख़ास रीज़न है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारा एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ आपको स्टूडेंट नज़र नहीं आते, वो है साइंसदान। हमारे मुल्क में फुकदान क्यों है इस चीज़ का? अच्छा, साइंसदान जो है ना बनता है, अगर आप एक केमिस्ट है तो वो साइंसदान है, अगर वो एक फिजिस्ट है तो वो साइंसदान है, अगर वो एक ज़ूलॉजिस्ट है तो वो साइंसदान है, अगर वो बॉटनी का इल्म पढ़ रहा है तो वो साइंसदान है, तो अगर वो IT का पढ़ रहा है तो साइंसदान है, साइंस का फील्ड पढ़ रहा है। तो जो भी साइंस के फील्ड में एक्सेल करता है, रिसर्च करता है, उसको हम कहते हैं कि वो साइंटिस्ट है। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में पर मिलियन पॉपुलेशन में हमारे साइंसदानों की तादाद जो है वो बड़ी कम है। जो OIC कंट्रीज़ हैं उनमें हमसे ज़्यादा है, जो हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में वो 1 मिलियन पॉपुलेशन में तकरीबन 10,000 साइंसदान पैदा कर रहे हैं। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो कोई 5,000 कर रहे हैं। तो हमारी तादाद बहुत कम है, कोई 400 के करीब बनती है, 383 या 84। तो ये हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, एक चीज़, ताकि लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में, नैनो
टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी, अभी भी अगर आप देखें फार्मास्यूटिकल साइंसेस में मेरिट बहुत आई है, लेकिन हमें अपनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ सीट्स इन द यूनिवर्सिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी, और इसके साथ साथ साइंसदानों की तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, उनके स्केल्स बढ़ाने पड़ेंगे, उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, माशरे में एक इज्जत और मुकाम देना पड़ेगा, केसेस नहीं होने चाहिए उन पर, और उनकी जो और इसके अलावा उनकी जो रिसर्च है उनको अब अप्लाइड रिसर्च की तरफ जाना पड़ेगा। साइंसदानों को थ्योरेटिकल रिसर्च से निकल के ऐसी रिसर्च करनी पड़ेगी जिसका समाज को फ़ायदा हो, सोसाइटी को फ़ायदा हो, बिजनेस को फ़ायदा हो, इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, पेटेंट्स हों, प्रोडक्ट्स हों। तो उसके लिए हम भी कोशिश करते हैं कि हमने एक्सपोज मुनक्कद की है, हमने 2 साल बड़ी ज़बरदस्त आल पंजाब यूनिवर्सिटीज़ एक्सपोज, और उसमें हमने 450 प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स को हमने डिस्प्ले किया है, तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस को हमने इन्वाइट किया है। तो ये एक यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गैप को ब्रिज करने की ज़रूरत है, साइंस को प्रमोट करने की ज़रूरत है। Exactly. ठीक है ना, साइंस को प्रमोट करने के, प्रमोशन ऑफ साइंस, साइंसदानों को साइंसी लिटरेचर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है जिससे बच्चों के अंदर साइंस का रुझान बढ़ना चाहिए। तो ये साइंटिफिक फिक्शन का जो लिटरेचर है और मूवीज़ हैं, ड्रामाज हैं, उसकी तरफ भी माशरे को जाना चाहिए ताकि हमारी सोच साइंसी हो। तो इसके लिए हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। अच्छा, आपने जैसे कहा मूवीज, और अभी वो डीसी साहब का एक आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का क्रिएट कर दी थी, उन्होंने कहा कि एजुकेशन के अंदर आपने ये फिल्म्स का क्यों आपने समर कैंप में लिखा बच्चे ये फिल्म्स देखें। उसके ऊपर नोटिफिकेशंस हुए, फिर उन्होंने वापस लिए कि यार वो फिल्म्स, उन्होंने कहा था कि आप बच्चों की ग्रोथ के लिए कैसे कि आप टेक्नोलॉजी से मैं मैथ्स कम्युनिकेशन करती थी, हमें टीचर से करती सजेस्ट करती थी कि आप ये चीज़ें देखें, आपको इल्म हो। तो हमारे यहाँ इसको क्यों इतना बुरा समझा जाता है? नहीं, हम तो कोई एंटरटेनमेंट को क्यों, हायर एजुकेशन में हम नहीं बुरा समझते, और जो फिल्म्स हैं या मूवीज़ हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बहुत सी फिल्म्स हैं या मूवीज़ हैं जो इंफॉर्मेशन के लिए हैं, जो नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए। आप देखें डिस्कवरी चैनल है, साइंस के चैनल्स हैं, प्लेनेट अर्थ है, मैं खुद देखता हूँ और मैं उसमें खो जाता हूँ कि कितने ज़बरदस्त चैनल हैं, नेचर के ऊपर चैनल्स हैं, वाइल्ड लाइफ के ऊपर चैनल्स हैं। तो वो साइंटिफिक चैनल्स अभी पाकिस्तान में कोई है नहीं है। ऐसे चैनल्स अगर आएंगे तो ये प्रमोशन ऑफ साइंस होगी ना। साइंस की दुनिया एक वंडर वर्ल्ड है, आप सोच नहीं सकती हैं कि एक साइंसदान 24 घंटे उसके दिमाग पे एक चीज़ सवार रहती है, और जो लुत्फ उसको एक ईजाद करने में आता है, एक इनोवेशन करने में आता है, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। एक आर्टिकल लिखने में और वो दुनिया के सामने अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करने में जो फ़ख्र महसूस करता है, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, वो नाकाबिले बयान है। और साइंस का दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। आप देखें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपको पेंसिलिन दी है और बगैर किसी कमर्शलाइजेशन के पूरी दुनिया को गिफ्ट कर दिया है, और कितने आप देखें करोड़हा इंसानों को मौत के मुंह में जाने से बचाया है। इसी तरह ये जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं साइंस की मरहून मेहनत है। मुसलमान दुनिया ने अगर आगे बढ़ना है, मुसलमान उम्मत ने अगर आगे बढ़ना है, तो उनको साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी होगी, अपनी लेबॉरेटरीज़ को अच्छा करना होगा, अपने साइंसदानों को इज्जत देनी होगी, अपनी इंडिजिनस रिसोर्सेज से अपनी प्रोडक्ट्स बनानी होंगी ताकि पाकिस्तान के ज़र मवाला को बचाया जा सके। हाईटेक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाना होगा, अपनी जो इंपोर्ट जो है उसकी सब्स्टिट्यूशन करनी होगी अपनी लोकल प्रोडक्ट्स के साथ, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। तो साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। शाहिद मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद है जो चेयरमैन है PHC के, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि साइंस के कैसे साइंसदान हमारे मुल्क में ख़त्म हो चुके हुए हैं और ना होने के बराबर है, और हमें अब्दुल कदीर जैसे बहुत से स्टूडेंट्स की ज़रूरत है जो कि जैसे कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो हमारी इसी वजह से डरता है हमसे, हमारे पास एटम बॉम्ब है, और अगर वो हम अब्दुल कदीर का ना होते तो शायद हम इस पोजीशन पे ना होते। अभी तक बहुत से हमले पाकिस्तान पे हो चुके होते हैं, लेकिन एक खौफ है और एक वो जो अपना एक तोहफा दे चुके हैं पाकिस्तान आवाम को, उसका तो हम कितना भी एहसान माने वो कम है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।